जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो पेपर है ये 2018 बैच का है, जिसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था। और इसका जो पूर्णांक होता है 25 नंबर का ये पेपर होता है। और इसका जो समय होता है 1 घंटे का। और इसमें कहा गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब सभी प्रश्न को करना यहाँ पे अनिवार्य है। और इसमें टोटल 18 क्वेश्चन होते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 18। और जिसमें से शुरुआत के जो 5 क्वेश्चन हैं वो बहुविकल्पीय होते हैं, जो एक एक नंबर के होते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक ये अति लघु उत्तरीय होते हैं, और ये भी एक एक नंबर के होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक ये सभी 2-2 नंबर के होते हैं। तो कुल मिला के इसका पूर्णांक कितने का होता है? 25 का। और जिसमें पासिंग मार्क जो है ये 12 नंबर पे है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम बहुविकल्पीय को सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में 9 का अपवर्त है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन 1, 9, 11, 13। दूसरा 9, 18, 27, 36। तीसरा जो है 3, 6, 9, 12। और चौथा ऑप्शन है 18, 21, 25, 30। तो इसमें हमें 9 का अपवर्त बताना है, मतलब 9 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हो रही हैं, बस यही हमें देखना है। मतलब 9 से इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें सभी संख्याएं जो है 9 से विभाज्य हो रही हैं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर दूसरा है यही सही होगा, क्योंकि देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 9 चौके 36। बाकी इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो 9 से सभी संख्याएं विभाज्य हैं। इसमें जो ऑप्शन जो दूसरा था हमारा, इसमें 9 से सभी संख्याएं क्या हैं? विभाज्य हैं। तो यही इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी देखते हैं। जैसे दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं 31 और 33, 33 और 37, 31 और 37, 31 और 39। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा तीसरा ऑप्शन सही होगा। 30 और 40 के बीच 31 और 37 दो ही अभाज्य संख्याएं हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है 3 संख्याएं 1:2, 2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी मासा 12 है तो ये संख्याएं हैं। तो इसको हम विकल्प की सहायता से, जो ऑप्शन दिया गया है इसकी सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जो ये सभी संख्याएं हैं, इसका मतलब संख्याओं का जो मासा है कितना है? 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 से, जिस ऑप्शन में 12 से सभी संख्याएं क्या हो जाएं? विभाज्य हो जाएं, वही हमारा सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन में 12 से ये विभाज्य ही नहीं है कोई संख्या इसमें से, तो ये होगा नहीं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 तेईं 36। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, और दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। कैसे? देखिए ये संख्याएं हैं और संख्याओं का अनुपात क्या कहा गया है? 1:2:3। तो इसको अगर हम इस तरह लिख लें 12:24 और अनुपात 36। अगर इसको कैंसिल कर दें 12 एकम 12,
12 दूना 24 और 12 तिहाई 36, तो वही तो आएगा। इसका जो अनुपात आएगा यही तो आएगा। इसका मतलब ये दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं। और चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। जो चौथा क्वेश्चन है इसमें कहा गया है किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं। तो 30 बच्चों में से टोटल कितने बच्चे थे, 30, और जिसमें से 80% उत्तीर्ण हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 30 का 80%, इसी को हल कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। 24 बच्चे, 25 बच्चे, 27 बच्चे और 28, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 80/100, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक, 3 और 8 का गुणा करा देंगे, आ जाएगा 24। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल करते हैं। 5वें में कहा गया है 18% का भिन्न रूप होगा। तो 18% को हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, कैसे, 18/100, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 9 18 और 2 से 100 को कैंसिल करेंगे 50। इसका मतलब 9 क्या आ जाएगा, 50। और 9/50 ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन जो है 4 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। और चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अब अति लघु उत्तरीय मतलब क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। बहुविकल्पीय 5 ही क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें देखिए क्या कहा गया है। छठा जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की जो प्राकृतिक सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो 100 होती है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो इसका आंसर होता क्या, 999, ये आंसर हो जाता। 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 और छोटी संख्या 100 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखते हैं। और यहाँ पे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, इसमें कहा गया है 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें क्या कहा गया है, जो वृत्त का व्यास है, व्यास जो है कितना है, 35 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या यानी आर, आर ये हो जाएगा 35/2 हो जाएगा। जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, मतलब 35/2। और हमें क्या निकालना है, वृत्त का परिमाप। और परिमाप जो होता है वृत्त का, इसे परिध भी हम कहते हैं। वृत्त का जो परिमाप होता है इसे परिध भी कहते हैं। और इसका जो फार्मूला सूत्र होता है 2πr होता है। और यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पाई का मान क्या रख दिया गया, 22/7। और उसके बाद त्रिज्या क्या है, त्रिज्या कितनी आई है, 35/2। अब देखिए 35/2, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 35 को काटा गया, 5 आ गया। और उसके बाद 22 पंचे क्या हो जाएगा, 110। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका परिमाप कितना आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर लिखेंगे। तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, 2πr। पाई का मान 22/7 और आर का मान यहाँ निकाला गया था कितना, आर का मान निकाला गया था 35/2। इसको यहाँ पे रख के, और इसे ही हम परिध कहते हैं, वृत्त का परिध। तो इसका आंसर 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, 7वें का आंसर कितना आ गया, 110 सेंटीमीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी हल करते हैं। जो 8वां क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया है 24/27 को दशमलव संख्या में बदलिए। तो 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। किसको, 24/7 को।
तो हमें करना क्या होगा, 7 से 24 में भाग करा देना है। 7 से 24 में भाग करा देंगे और जब भाग कराएंगे तब इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 3.428। ऐसे ये आता रहेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये संख्या 7 से कटेगी नहीं, मतलब इस तरह ये दशमलव में आता रहेगा और 3 अंक तक निकाल के इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें देखिए क्या कहा गया, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा, इसका आंसर अनंत हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, इसमें कहा गया है कौन सा अनुपात बड़ा है। इसमें दिया गया है 2:3 और 5:8 में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, इसको देखिए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2:3 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं और इसको दशमलव में इसको भाग करके इसको दशमलव में बदल दीजिए यहाँ पे। तो 3 से जब भाग करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 0.66 आएगा। और इसको जब बदलेंगे 5/8 जब बदलेंगे तो इसका मान जो आएगा 0.62 आएगा। कितना आएगा, 62। अब देखिए इसमें यही वाली संख्या तो बड़ी है। कौन सी संख्या बड़ी है, 0.66। मतलब ये ऐसे आता रहेगा तो 2 ही अंक तक यहाँ निकालेंगे। तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, ये इसका मतलब ये पूछा गया था कौन सा अनुपात बड़ा है। तो ये वाला जो अनुपात है, मतलब 2:3 जो है ये बड़ा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, टोटल कितने कप थे, 60, और जिसमें से 40 कप जो हैं बिक गए। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कुल कितने प्रतिशत कप बिके। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको प्रतिशत में निकालने के लिए कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम 40/60 कर सकते हैं और गुणे में 100 कर सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया गया, 2 से इसको कैंसिल किया गया, 2 तिहाई 6, इसको कैंसिल किया गया 5। तो 40 पंचे कितना आ गया, 200, और 200 बटे क्या हो जाएगा, 200/3 प्रतिशत। कितना आ जाएगा, 200/3 प्रतिशत। और इसे हम जैसे यहाँ पे अंश इसका ज़्यादा आ गया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, 200 को भाग करा दो 3 से, 200 को भाग करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 छग 18, यहाँ पे 18, 2 बचेगा 0, 3 छग 18, फिर यहाँ 2 बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा आंसर है, यही आंसर होगा। लेकिन इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 प्रतिशत, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं और ये इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 को हल करते हैं और यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है और ये 2 नंबर के होते हैं। तो 12 नंबर को हल करते हैं। 12 नंबर को कैसे हल करेंगे, देखिए 12 नंबर को यहाँ पे दिया गया है क्या, यहाँ पे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर क्या है 12। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 12 नंबर है, 18 लिखा हुआ है माइनस, फिर यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर 14 लिखा है प्लस, फिर मझला ब्रैकेट लगा है 16 माइनस 18 माइनस 5, और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दिया गया है।
और पूछा गया है का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर है उसको हल करेंगे, बाकी सबको लिख लेंगे ऐसे। 14 प्लस में 16, 18 में से 5 घटा लेंगे तो यहाँ बचेगा 13। अब ये इस तरह हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद 18, अभी इसको ऐसे लिखते रहेंगे। अब इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, 16 में से 13 को घटाएंगे तो बचेगा 3। वो अब बचा यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट। अब देखिए 14 और 3 हो जाएगा 17, ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ पे। 18 में से 17 को घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 छोटा सा था और ये क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। तो देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं, ये पिछले वीडियो में बताया गया है। पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना पिछले वीडियो में बताया गया है, तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि पटरी और प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनता है 90 अंश का। तो वहाँ पे बताया गया है पिछले वीडियो में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा। राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो यहाँ पे हमें देखा जाए तो हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। इसको भी हम तुरंत ही, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए 300 रुपये में खरीद रहा है, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। जो 300 रुपये है, 300 रुपये हमें करना क्या है, ये 20% का लाभ तो हो रहा है, तो यहाँ पे गुणा करा देना है 120% से। 120% का मतलब 120/100। अगर हान हो रहा होता यहाँ पे, तो हम 20% का हान की बात अगर यहाँ किया जाता तो हम क्या करते, 80/100 कर देते। क्या करते यहाँ पे, अगर हान यहाँ पे कहा जाता तब हम यहाँ पे 80/100 कर देते। 300 में 80/100 से गुणा करा देते। अब देखिए 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 इसका 1 0, तो बचा क्या यहाँ पे 30 और यहाँ पे 12। 30 और 12 का जब गुणा कराया गया तो आ गया 360। तो देखिए अगर यहाँ पे उस रेडियो को 360 रुपये में राम अगर उसे बेचेगा तो 20% का क्या होगा, लाभ होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हल हो गया है, जिसका आंसर कितना आ गया, 360 रुपये। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे, मतलब बचे। तो यहाँ पे जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो तो हमें क्या करना होता है, मासा निकालना होता है, महत्तम समापवर्तक, यानी HCF निकालना होता है। और कैसे निकालना होता है, शेष की भी बात करें यहाँ पे, जैसे जब 49 में भाग किया गया तो शेष फल 1 आया, इसका मतलब यही हुआ। 59 में भाग किया गया तो 3 आया, और 109 में भाग किया गया तो शेष फल कितना आया, 5। तो देखिए मासा निकालना है, HCF निकालना है, लेकिन कैसे, 49 में से क्या घटा देना है, जो शेष फल बच रहा है 1, तो ये हो गया 48। अब देखिए 59 में से 3 को घटा दो
तो यहाँ बचेगा 56। 109 में से 5 को घटा दो, यहाँ बचेगा 104। और इन्हीं संख्याओं का हमें मासा निकालना है। ऐसा नहीं कि हम 49, 59 और 109 का निकालेंगे। घटाने के बाद तो किसका मासा निकालना है? 48 का। तो हम क्या करेंगे, 48 का क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 48 का गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ 24 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 3, और 3 एकम 3। ऐसे सभी का कर लेते हैं पहले एक बार। फिर हम क्या करेंगे, 56 का कर लेंगे। 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 8 16, 14 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 7 आ जाएगा, और 7 ऐसे। अभी गुणनखंड इसका कर लेते हैं। 104 का भी कर लेंगे इसी तरीके से। 2 पंचे 10, और यहाँ पे बचेगा 2 दूनी 4। उसके बाद 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 छक 12। उसके बाद 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा, और 13 एकम 13। इसका इस तरह गुणनखंड करने के बाद हमें लिखना पड़ेगा। कैसे, देखिए इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। 48 का कितना आया है, 2 गुणे मतलब 2 4 बार आया है, तो हमें ऐसे लिख देना है। 56 का कितना आया है, 2 गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 7। उसके बाद 104 का कितना आया है, 2 गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 13। तो मासा में हम क्या करते थे, मासा ही तो निकाल रहे हैं यहाँ पे। मासा में क्या करते थे, HCF निकालने के लिए क्या करते थे, HCF निकालने के लिए जो सभी संख्याओं के गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो उसी को लेना है। तो देखिए ये 3 बार 2 यहाँ भी है, 3 बार 2 यहाँ भी है, और 3 बार 2 यहाँ भी। बाकी कोई संख्या नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है। इसी को ले लेना है। 2 गुणे 2 और गुणे 2 बराबर यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा। कैसे, देखिए 8 से मतलब इस तरह लिखना पड़ेगा, 49, 59, 109 में 8 से भाग करने पर शेष फल क्रमशः 1, 3 व 5 बचेगा। इसको चाहे चक भी कर सकते हैं। अगर 8 से 49 में भाग करेंगे तो शेषफल 1 ही तो आएगा। 59 में 8 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 ही तो बचेगा। और 109 में 8 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 16 को भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 5a की पावर 2 मतलब 5a स्क्वायर, इसे पढ़ेंगे प्लस 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि 1 बराबर -2 हो। जैसे यहाँ पे दिया गया है, चलिए इसको हल करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 5a स्क्वायर प्लस 4a और -2, तो a बराबर क्या है, a का मान -2 है, मतलब a का मान क्या रखने पर जब ये मान रखेंगे इसमें तो 5 गुणे -2 की पावर 2, जहाँ पे a लिखा हुआ है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, -2, ये मान लिखना है। और प्लस 4a है, मतलब 4 गुणे -2 और अंत में -2 है। तो 2 की पावर यहाँ 2 है, तो 2 का 2 बार जब गुणा कराएंगे -2 गुणे -2 तो 4 आएगा, और माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। 4 आएगा यहाँ पे 4, और उस 4 का 5 में गुणा करा देंगे तो 20 आ जाएगा। अब देखिए ये 4 प्लस में है और ये माइनस में है 2, तो 4 दूनी 8 होगा, लेकिन जो होगा -8 होगा, और अंत में -2 है। तो देखिए 20 में से 8 को घटाना है और 2 को घटाना है, मतलब 8 को घटाएंगे 12 बचेगा, फिर 2 घटाएंगे 10 बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आ जाएगा, 10।
इस तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 17 को हल करते हैं। 17 में कहा गया है, इसमें देखिए क्या कहा गया है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब ये चित्र बना हुआ है और नीचे 4 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं और इन चारों के उत्तर को हमें बताना है, आंसर को। तो जैसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें, चलिए इसको हल करते हैं। 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। 3 त्रिज्या, इस चित्र में 3 त्रिज्या है। कैसे, देखिए ये हमारा केंद्र है और केंद्र से ये एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई। इन्हीं का नाम लिखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम एक हो गया ए, इस तरह लिख सकते हैं। चलिए इसको इस तरह लिखते हैं। पहले का इसका जो आंसर होगा ओ ए, पहली त्रिज्या का नाम रख देते हैं ओ ए, मतलब लिख देते हैं यहाँ पे। और दूसरी त्रिज्या ओ सी, ओ सी। और तीसरी त्रिज्या क्या है, 3 त्रिज्या है यहाँ पे, ओ बी, ओ बी। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए इसमें कहा गया 3 जीवाओं के नाम लिखिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, 3 जीवाओं के। एक जीवा, ये वैसे तो व्यास है लेकिन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास ही होती है। तो एक जीवा इसका ए सी हो गया। देखिए ए सी, और एक मतलब एक जीवा ए सी और एक जीवा ए बी। देखिए एक जीवा ए भी है, एक जीवा ये हो जाएगी ए बी, और एक ए सी ए बी व बी सी, मतलब एक जीवा क्या है, बी सी। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जो 17 नंबर क्वेश्चन था उसके दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। अभी क्या कहा गया, ये देखा जाए तो व्यास है क्योंकि ये केंद्र से होकर जा रही है। ये लाइन जो है केंद्र से होकर जा रही है, तो ये व्यास भी है, ऐसा नहीं कि जीवा है। जो व्यास होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो व्यास का नाम यहाँ पूछ रहा, तो व्यास का नाम सीधा लिख देना ए सी। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें वृत्त का केंद्र पूछा गया है। तो केंद्र हमारा यही, सेंटर यही तो है, और जिसका नाम क्या है ओ। तो वृत्त के केंद्र का नाम, केंद्र क्या है, केंद्र ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे केंद्र क्या हो जाएगा, ओ, मतलब ओ हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा, ओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को भी हल करते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। उसके बाद कहा गया है 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे इसको, देखिए इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मान सकते हैं, किसकी आयु मानेंगे, देखिए सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, तो रेशमा की उम्र को मानेंगे। किसको मानेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, रेशमा की वर्तमान आयु, इसको मान लिया गया x वर्ष। तो हम अब क्या मानेंगे, सलमा की वर्तमान आयु, ये जो सलमा है रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, तो इसका हो जाएगा x + 10 वर्ष। इस तरह हम लिख सकते हैं। अब देखिए फिर आगे कहा गया है 4 वर्ष पहले, तो हम 4 वर्ष पहले दोनों की उम्र को निकालेंगे। पहले 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु, रेशमा की आयु क्या हो जाएगी, 4 वर्ष पहले मतलब जो वर्तमान उम्र है उसमें से 4 को घटा देना है, ये हो गया। तो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले हम सलमा का भी तो निकालेंगे। सलमा
की आयु। क्या हो जाएगा, ये वर्तमान आयु है सलमा, तो x प्लस 10 में से 4 को घटाएंगे तो x प्लस 6 ही तो बचेगा। ये हो गया, ये डायरेक्ट ही लिख दिया गया है यहाँ पे, समझ लेना। इसमें से 4 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब देखिए प्रश्नानुसार अगर चलते हैं तो ये कहा गया है कि 4 वर्ष पहले सलमा की जो आयु है रेशमा की आयु की दोगुनी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ये रेशमा की उम्र है x माइनस क्या 4, बराबर में ये किसका है, सलमा की उम्र है 4 वर्ष पहले। लेकिन कहा गया जो सलमा की उम्र है रेशमा की उम्र का 2 गुना है 4 वर्ष पहले। इस तरह इसको लिखेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। तो देखिए जब 2 से गुणा कराया गया इसमें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4, नहीं ये 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 हो जाएगा। 2 से दोनों में कराएंगे, 4 में भी और x में। यहाँ पे x प्लस 6 है, 2x, इस x को पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आएगा माइनस x। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो और 8 को जब उधर ले जाएंगे प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बचा x और यहाँ 8 6 14। क्या निकालना था हमें, यहाँ पे हमें निकालना था, देखिए क्या निकालना था हमें सलमा और रेशमा की वर्तमान उम्र मतलब आयु निकालना था। तो देखिए तो रेशमा की वर्तमान आयु को x वर्ष माना गया था और x का मान आया है 14। तो हम लिख सकते हैं रेशमा की वर्तमान आयु 14 वर्ष है। और इसी तरीके से सलमा का भी लिख सकते हैं। सलमा की वर्तमान आयु जो है इसको माना गया, ये कितना माना गया था x प्लस 10, मतलब 14 प्लस 10 हो जाएगा बराबर 24 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। देखिए वर्तमान आयु रेशमा की 14 वर्ष है और सलमा की 24। तो देखिए सलमा की उम्र रेशमा से 10 वर्ष अधिक है कि नहीं है, क्वेश्चन में यही तो कहा गया था। और उसके बाद 4 वर्ष पहले की जब बात करेंगे तो इनकी रेशमा की उम्र 10 वर्ष हो जाएगी और सलमा की उम्र 20 वर्ष। तब देखो रेशमा की उम्र का मतलब सलमा की जो उम्र है रेशमा की उम्र का 2 गुना है। क्वेश्चन में यही तो कहा गया था। देखिए तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 14 वर्ष और 24 वर्ष। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।